हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 34 अब आगे। नौकर ने जल्दी से अंजलि को बुलाया। अंजलि अभी अपने किए गए कामों के बारे में सोचकर खुशी हो रही थी कि जब उसने सुना कि साधना उससे मिलना चाहती है तो वह काफी खुश हो गई। उसने सोचा कि उसे आखिरकार एक नया काम मिल जाएगा और वह अपनी स्थिति से छुटकारा पा सकेगी। हालांकि जैसे ही वह ऊपर पहुंची उसे लगा कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। माहेश्वरी परिवार के ज्यादातर लोग वहां थे और उन सभी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जब वह करीब पहुंची तो उसने बेड पर दर्शी की फटी हुई ड्रेस को देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। अजय ने उसकी अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और ठंडे स्वर में बोला, ऐसा लगता है कि तुम पहले से जानती हो कि तुमने क्या गलती की है। मुझे नहीं पता, मैंने उस चीज को खराब नहीं किया। अंजलि ने तुरंत इनकार कर दिया। वह अभी भी अजय से शादी करना चाहती थी और माहेश्वरी परिवार के बड़े बेटे की पत्नी बनना चाहती थी। वह ऐसा कुछ नहीं मान सकती थी जो उसे मुसीबत में डाल दे। दर्शी उस पर हंसने वाली थी। अजीब बात है, तुम्हें कैसे पता चला कि ड्रेस खराब हो गई है? अंजलि का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। साधना इतने गुस्से में थी कि उनकी आंखें लाल दिखने लगी। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? साधना ने सोचा। काव्य ने तुरंत कहा, यह देखो, उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। क्या तुम अभी भी इस बात को मानने से इनकार करोगी? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, दर्शी के ट्रेस को खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। मैं अंजलि का चेहरा सफेद हो गया और वह हकलाने लगी। उसे नहीं पता था कि वहां कैमरा था, नहीं तो वह इस तरह की हरकतें नहीं करती। बोलो। समय भी बहुत गुस्से में आ गए। अंजलि डर से कांप रही थी। उसने साधना की आस्तीन पकड़ी और बोली, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे लगा कि दर्शी मुझे निशाना बना रही है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अंजलि ने सोचा था कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा और अगर उसकी फटी हुई ड्रेस मिल भी जाती तो वह आसानी से किसी और को दोषी ठहरा सकती थी। हालांकि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। साधना ने अंजलि की बांह को झटकते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अंजलि? मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम्हें इस साल की सैलरी नहीं मिलेगी। वापस जाओ और अपने किए गए कामों के बारे में सोचो। साधना दर्शी की ओर मुड़ी और नर्म स्वर में बोली, दर्शी, अंजलि वाकई गलत थी। तुम निश्चिंत रहो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे उसी के अनुसार सजा मिले। इससे पहले दर्शी हमेशा साधना की बात सुनती थी, लेकिन आज उसने भौहें सिकोड़ ली और नाराजगी दिखाते हुए बोली, आंटी, क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि जिसने भी मेरे कपड़े खराब किए हैं उसे माहेश्वरी परिवार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या आप अंजलि को बचाना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साधना का चेहरा पीला पड़ गया। इस बार उसका प्लान हमेशा की तरह काम नहीं कर रहा था। उन्होंने समय की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी ठंडक थी। हमारे माहेश्वरी परिवार में ऐसा किसी का होना शर्म की बात है। इस समय साधना को पता था कि वह अब अंजलि की रक्षा नहीं कर सकती। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने दर्शी को पूछते हुए सुना, मुझे याद है कि मैंने अपनी चाबी सिर्फ जैस्मिन को दी थी, तो अंजलि तुम मेरे कमरे में कैसे पहुंची? उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन जो किनारे खड़ी परेशान थी वह अचानक डर गई। मिस माहेश्वरी, मुझे नहीं पता, मैं अंजलि के साथ रहती हूँ और जब मैं सो रही थी तो शायद उसने चाबी ले ली होगी। जैस्मिन ने अंजलि को चुपके से इशारा करते हुए कहा। दोनों साधना के लिए काम करते थे। अंजलि ने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब अगर वह ये आरोप अपने ऊपर ले ले तो उसे अभी भी बचाया जा सकता था। लेकिन अंजलि ने जब ये सुन तो वह भड़क उठी। तुम बकवास कर रही हो, तुमने मुझे चाबी खुद दी थी, लेकिन तुम मुझे इसके लिए दोष दे रही हो। अंजलि फिर साधना की ओर मुड़ी और बोली, आंटी, यह सब जैस्मिन की गलती है। अगर उसने चाबी अच्छे से रखी होती तो मैं दर्शी के कमरे में नहीं जाती। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति वही है। अंजलि, तुम बकवास कर रही हो। तुमने स्पष्ट रूप से मिस माहेश्वरी की ड्रेस फाड़ी, लेकिन अब तुम मुझे इसमें घसीटने की कोशिश कर रही हो। तुम कितनी बेशर्म हो। जैस्मिन को यकीन नहीं हुआ कि अंजलि ने न केवल उसके लिए आवाज नहीं उठाई बल्कि उस पर पलटवार भी किया और वापस दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। दर्शी ने अपने सामने चल रहे कुत्ते बिल्लियों का नाटक देखा और बोली, आंटी, क्या यह आपकी मेहनती भतीजी और चतुर और बुद्धिमान जैस्मिन है? उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। समय के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखे और वह बोले, साधना, देखो, तुमने किस तरह के लोगों को नौकर के रूप में रखा है। इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये पहली बार था जब समय उस पर इतना गुस्सा हुए थे। साधना परेशान और गुस्सा दोनों थी। उसने अपना हाथ उठाया और अंजलि के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही अंजलि रोते हुए बोली, आंटी, आपको क्या हो गया है? उद्धरण चिन्ह। मुझे आंटी मत कहो। देखो तुमने क्या किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत हो? आज ही यहाँ से निकल जाओ। नहीं आंटी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अंजलि ने साधना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाव भाव ने अंजलि को रुकने पर मजबूर कर दिया।
अंजलि अपना सामान पैक करो और अभी निकल जाओ। ये देखकर कि साधना सच में गुस्से में है, अंजलि ने डर से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वह बेवकूफ हो सकती है लेकिन वह जानती थी कि स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आंखों में आंसू लिए हुए वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी दर्शी चिल्लाए, इतनी आसानी से मत जाओ अंजलि, तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी और तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। दर्शी, अंजलि हर महीने बहुत कम कमाती है, अगर तुम उसे बेच भी दोगी तब भी तुम्हारे ड्रेस के पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साधना ने दर्शी की ओर जटिल भाव से देखा। दर्शी अभी भी संतुष्ट नहीं थी और साधना इससे नाराज हो रही थी। दर्शी ने उसके बाहों को थामते हुए उदारता दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम पूरे पैसे नहीं दे सकती तब भी तुम अपनी सारी बचत निकाल सकती हो और बाकी के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। अंजलि की सैलरी वाकई में बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने माहेश्वरी परिवार से बहुत सारे पैसे चुराए थे। वह उन पैसों में से कुछ भी नहीं निकाल सकती थी। मैंने ये पैसे खुद कमाए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हें वह दे दूंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी? अंजलि ने उसे पैसे देने से मना करते हुए कहा। वह काफी गुस्से में आ गई थी। दर्शी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं थी और अगर हम वास्तव में इसकी जांच करें तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। क्या तुम मजाक कर रही हो? अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। दर्शी एक ड्रेस को लेकर उसे इस तरह से धमका सकती थी, उसने कभी नहीं सोचा था। तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, दर्शी ने धमकी भरे स्वर में कहा। अंजलि ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, मैं पैसे चुका दूंगी, अगर सबसे बुरा हुआ तो वह साधना से बाद में पैसे मांग सकती थी। दर्शी के चेहरे पर एक मुस्कान आई जिसमें अजीब से भाव थे और उसने जैस्मिन की ओर देखते हुए कहा, तो फिर जल्दी लाओ। जैस्मिन चुपचाप खड़ी रही, साधना की ओर विनती भरी नजरों से देखती रही, मानो वह उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। साधना कुछ बोलने ही वाली थी कि दर्शी ने समय की बांह पकड़ ली और मुंह बनाते हुए बोली, पापा देखिए, हमारे घर के नौकर अब मेरी बात भी नहीं सुनते, ये सब कुछ आंटी के मूड के अनुसार करते हैं, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। साधना ने जल्दी से कहा, दर्शी तुम क्या कह रही हो? तुम मिस माहेश्वरी हो, नौकर तुम्हारी बात कैसे नहीं सुनेंगे? उन्होंने कहा। ठीक है, मैं अभी चाहती हूँ कि वह यहाँ से निकल जाए। मेरी मेड पर काम ठीक से न होने का आरोप लगा था, लेकिन यहाँ बाकी नौकर उनसे भी ज्यादा बुरे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगली बार वो सब मुझे इस तरह से परेशान न करें, दर्शी ने कहा। समय ने उदास दर्शी को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, दर्शी सही कह रही है, अगर तुम चीजें ठीक से नहीं कर सकती और मेरी बेटी को दुखी कर सकती हो तो तुम्हें जाना होगा। अब से मैं भी जिन लोगों को काम पर रखा जाता है उनके बारे में जानना चाहती हूँ। आज ही घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि आंटी के पास लोगों के मामले में सही फैसले लेने की समझ है, दर्शी ने तेज आवाज में कहा। स्वाभाविक रूप से वह थोड़ी दबंग थी, इसलिए दूसरों को यह असामान्य नहीं लग सकता था। साधना ने भौहें सिकोड़ ली। क्या इसका मतलब है दर्शी फ्यूचर में माहेश्वरी परिवार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर माहेश्वरी, लोग गलतियां करते हैं, कोई भी किसी के बारे में गलत राय बन सकता है, मैं फ्यूचर में और अधिक सावधान रहूंगी। दर्शी अभी भी छोटी है और वह इन चीजों को संभालने में अच्छी नहीं है, साधना ने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन दर्शी को देखते हुए समय खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने कड़क लहजे में कहा, दर्शी को भी उन्हें देखने दो, नहीं तो हम ऐसे लोगों को काम पर रखेंगे जो उसे दुखी करेंगे और यह ठीक नहीं है। थैंक यू पापा, दर्शी ने खुश होकर कहा और समय की बाहों पर अपना सिर टिका लिया। समय, जो हमेशा सख्त दिखते थे, उन्हें ये काफी अच्छा लगा। ये देखकर साधना को अपने शब्द निगलने पड़े। दर्शी ने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया था। वह तुरंत जैस्मिन के पास पहुंची और बोली, मुझे चाबियां दो। जैस्मिन चुपचाप खड़ी रही। कुछ अजीब तरीके से उसने चाबियों का गुच्छा निकाला और फिर उसने उसे तुरंत दर्शी को दे दिया। क्या उसने आज की घटनाओं का पहले से अनुमान लगा लिया था? नहीं, यह असंभव है। जैस्मिन ने इस बारे में सोचा, ये एक संयोग होगा, लेकिन यह ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जानबूझकर किया गया हो। वह लोग तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी दर्शी के चेहरे पर ठंडक थी। आखिरकार वह लोग यहाँ से चले गए। समय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में और पैसे दूंगा और तुम जो भी ड्रेस चाहे खरीद सकती हो। मैं इस ड्रेस के डिजाइनर को भी जानता हूँ, मैं उससे आपके लिए एक और ड्रेस बनवा सकता हूँ, अजय ने उसे शांत कराते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक ड्रेस है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंटी को चोट नहीं लगी। वह ड्रेस अदम्य की ओर से एक गिफ्ट था और भले ही इसे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन अजय द्वारा दूसरी ड्रेस बनवाने का मतलब वह नहीं होगा, इसलिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। बूढ़ी मेड भावुक होकर एक तरफ खड़ी थी। आज दर्शी के बचाए जाने की वजह से बूढ़ी मेरे को दर्शी की मां की याद आ गई। उनकी याद में वह हमेशा शरारती और सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन वह बहुत ही कम उम्र में चल बसी। दर्शी के मूड पर कोई असर न देखकर समय को राहत महसूस हुई और वह नीचे चले गए। अजय और काव्य ने भी राहत की सांस ली और जाने ही वाले थे। अचानक दर्शी चिल्लाई, भाई, जो आपने चीजें खरीदने के लिए कहा था, क्या वह खरीद लिया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह मेरी कार में है। क्यों?
अजय हैरान था। दर्शी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ नहीं, मैं बस इसे ट्राई करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि यह किसी काम का है या नहीं। मुंबई की सड़कों पर रात के समय अंजलि अपने सूटकेस को घसीटते हुए कुछ बुदबुदा रही थी। उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसका सारा पैसा चोरी हो गया। वह सालों से माहेश्वरी परिवार के साथ रहती थी और अब उन लोगों ने उसे पैसे दिए बिना ही घर से निकाल दिया था। अंजलि जितना इस बारे में सोचती हूँ उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। क्या ये वाक्य सिर्फ एक ड्रेस के लिए ही है? वह सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह आज रात अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हुए और भी ज्यादा निराशा महसूस करने लगी। सौभाग्य से वह साधना से कुछ पैसे मांगने में कामयाब रही, नहीं तो इतने सालों तक यहाँ रहने का उसका मकसद बर्बाद हो जाता। अंजलि चलते हुए बड़बड़ा रही थी। वह वहाँ टैक्सी बुलाने वाली ही थी कि तभी अचानक उसने अपने पीछे दो चमकती हेडलाइट देखी। वह सड़क के किनारे एक तरफ हट गई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कार उसके ठीक बगल में रुकी है। उसे वह कार कुछ जानी पहचानी लगी। एक मिनट, ही तो अजय है। अंजलि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और वह फिर काफी ज्यादा खुश दिखाई देने लगी। क्या वह उसे ले जाने के लिए यहाँ आया है? उसने जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया और अजय के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तभी कार का गेट खुला और उस कार से कोई और बाहर आया। वह दर्शी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने हैरानी से कहा। दर्शी ने अपना हाथ पीछे किया और अंजलि के पास धीरे धीरे आई। उसकी आंखें डराने वाली लग रही थी। मैं तुम्हें लिफ्ट देने आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहोगी? तुम क्या चाहती हो? अंजलि को एहसास हुआ कि वहाँ गड़बड़ है और वह अपने कदम पीछे करने से रोक नहीं पाई। मैंने माहेश्वरी परिवार पहले ही छोड़ दिया है, अब मैं उनकी नौकर नहीं हूँ। दर्शी, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा। अंजलि अचानक चुप हो गई। इस थप्पड़ का असर साधना के थप्पड़ से भी कहीं ज्यादा था। दर्शी के हाथ दुबले पतले थे, लेकिन उनमें बहुत ताकत थी। अंजलि को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पुलिस को बुलाओगी? यही तो मैं चाहती हूँ। जब ऐसा होगा तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में खाना खाओगी और एक ऐसी कोठरी में मरोगी जहाँ कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। दर्शी की आंखों में ठंडक भर गई और उसने अंजलि का कॉलर पकड़ा और उसे दूर फेंकते हुए एक खाली गली में उसने अंजलि को जमीन पर पटका और बोली, अब बताओ तुम कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं अपने घर वापस जा रही थी। क्या तुमने सुना नहीं था? मैं और कहाँ जा सकती थी? अंजलि की आवाज में काफी डर था और वह कांप रही थी। दर्शी बहुत डरावनी थी। वह एक अजीब इंसान थी जो अचानक खतरे में बदल गई थी। दर्शी ने अपना पैर उठाया और अंजलि के कंधे पर अपना पैर रखा। वह थोड़ी नीचे झुकी, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओह, तो तुम सचमुच घर वापस जा रही हो? उद्धरण चिन्ह।